नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं गूंज न्यूज 18 इंडिया। बीते रविवार को पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ। ऐसे ही आपके सामने बैठी थी, उन तारीखों का ऐलान कर रही थी, लेकिन तब ये कह रही थी कि असल खेल अब धीरे धीरे शुरू होगा, ध्यान रखिएगा। और वो खेल शुरू हो चुका है। सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई राज्य तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि भारत के पूर्वी इलाके का ही एकलौता राज्य है जहां बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई। और इस बार बंगाल में ममता बनर्जी को उनके ही खेल में मात देने की पुरजोर तैयारी करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। चुनावी तारीख के ऐलान के 24 घंटे के बाद, यकीन मानिएगा, 24 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने 144 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। और इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली सीट पता है कौन सी थी? भवानीपुर। राजधानी कोलकाता की इस सीट पर बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को चुनाव में उतारा। इस सीट से 2021 में नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी से हारने के बाद ममता बनर्जी उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। यानी बीजेपी ने 2021 में ममता बनर्जी की चाल को उन पर ही आजमा दिया। 2021 में ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी को घेरने के लिए नंदीग्राम पहुंच गई थी, याद कीजिए। वो लड़ती हमेशा भवानीपुर से थी। शुवेंदु अधिकारी उनके साथ ही रहा करते थे। उनको सबक सिखाने के लिए नंदीग्राम पहुंची और नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। दीदी को तब हार मिली, शुवेंदु अधिकारी जीत गए। परसेप्शन की लड़ाई। भले ही पश्चिम बंगाल में चुनावों के साथ वो जीतने की कोशिश में हो, लेकिन वो सीट वो हार गई। अब इस बार बीजेपी ने पहले ही शुवेंदु अधिकारी को भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया। अब अगर ममता बनर्जी अपनी सीट बदलती है तो मैसेज क्या जाता है कि वो शुवेंदु अधिकारी से घबरा गई। सीधी सी बात, बंगाल की सियासत की पुरानी खिलाड़ी ममता बनर्जी को यह बात मालूम है। टीएमसी ने भी अपनी लिस्ट में ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से उतारा। यानी बंगाल की लड़ाई का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस बार नंदीग्राम की जगह पर भवानीपुर बनने वाला है। लेकिन भवानीपुर के कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें यह बताते हैं कि वहां इस बार जो है 2026 की हॉट सीट बनने के बाद कैसे गुणा भाग हुआ, क्यों यह दिलचस्प रहेगी सीट। और दो चेहरों की वजह से नहीं, आंकड़ों की वजह से। 2021 के उपचुनाव में ममता बनर्जी इस सीट से 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। पेन और पेंसिल और पेपर लेकर बैठिएगा, समझिएगा इसकी गणित। तो ममता बनर्जी इस सीट से 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी और वो उपचुनाव था। सरकार टीएमसी की बन चुकी थी। उन नतीजों के बाद भवानीपुर में बहुत कुछ बदल चुका है। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने क्या किया है? एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। सिर्फ भवानीपुर सीट पर एसआईआर प्रक्रिया में आपको पता है मतदाता सूची से कितने लोग कट गए हैं? 47,000 से ज्यादा नाम हट गए हैं। 47,000 की संख्या को याद रखिए। 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान टीएमसी के शोभनदेव चैटर्जी की जीत का अंतर यह था 28,719। 2016 में जब विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से लड़ रही थी, तब कांग्रेस की दीपा दास मुंशी के सामने ममता दीदी की जीत का अंतर था 25,000 वोटों का। और अब बीजेपी हटाए गए 47,000 वोटर्स में भवानीपुर का किला फतह करने का सपना संजो रही है, देख रही है। क्योंकि बीजेपी को लगता है कि इन फर्जी वोटरों का ही इस्तेमाल बोगस वोटिंग के लिए होता था। यानी बीजेपी ममता बनर्जी के एक सीट पर उलझाने की रणनीति को बना चुकी है। लेकिन सियासत में आपकी रणनीति कितनी सटीक बैठती है वो इस बात पर निर्भर है कि आपका नैरेटिव कितने वोटरों तक पहुंचता है और किसके दिल में घर कर जाता है। ममता को घेरकर बीजेपी अपने वोटर को यह मैसेज देने की कोशिश में जुटी है कि ममता बनर्जी को बीजेपी इस बार हरा देगी।
और ये मैसेज देने के पीछे की वजह अपने वोटरों को बूथ तक पहुंचाना है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनावों के पहले और नतीजों के बाद जिस तरह हिंसा हुई थी पश्चिम बंगाल में, बीजेपी की चुनौती वो हिंसा से निपटने की। उसका वोटर डर गया था, वो बाहर नहीं निकला था वोट डालने के लिए। ये बीजेपी के ममता ने या ममता के उनके गढ़ में घेर कर बीजेपी यही मैसेज दे रही है वोटर को कि देखिए हमने इनको हराने के लिए तैयारी पूरी कर दी है, बस अब आपके साथ की जरूरत। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रही ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी के अलावा दूसरी चुनौती एसआईआर है। जिस तरह दीदी चुनाव आयोग पर हमलावर है, उसे दिखाकर बीजेपी ये मैसेज देने की कोशिश में जुटी है कि ममता दीदी एसआईआर के बाद घबरा गई। पर ममता बनर्जी की परेशानी की वजह नैरेटिव से ज्यादा एसआईआर के आंकड़े हैं। क्यों? आंकड़े सामने रखिए, बताते हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल में 7,66,37,529 वोटर थे। मोटा मोटी आंकड़ा याद है। और अब आज की तारीख में बंगाल में 6,44,52,609 वोटर रह गए। एसआईआर शुरू होने से पहले के मुकाबले 1,21,00,000 से ज्यादा वोटर्स कम। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर राज्यों की कुल वोटर इतने नहीं हैं। बंगाल में बीते चुनाव के कुल वोटरों में से सीधे 16% वोटर्स एसआईआर के बाद लिस्ट से हटा दिए गए। 2021 में बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का अंतर पता है आपको कितना था? मात्र 10%। वोटर लिस्ट में से कितने परसेंट गए हैं? अराउंड 16%। यही आंकड़े दीदी को दिक्कत में डाल सकते हैं। बंगाल में हर रोज टीएमसी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आंकड़े मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव की पटकथा है, समझिए इसे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों की तारीखों के ऐलान के वक्त कह दिया था कि बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट नामांकन की आखिरी तारीख तक जाने वाली है और यह काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। लेकिन टीएमसी के लिए दिक्कत यह है कि इस नए चैलेंज की काट निकालने के लिए उसके पास अभी वक्त नहीं। हालांकि वोटर्स का नाम कटना बीजेपी की चिंता को भी बढ़ा रहा है। और कैसे? अब उसे समझिए। एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट वोट लिस्ट जारी हुई है वोटर्स की, उसमें बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों का नाम भी हट गया। उनकी मैपिंग नहीं हो पाई है और इस समुदाय में डर है कि वो अपने मताधिकार से दूर रह जाएगा। और बीते चुनाव में मतुआ समाज लगातार बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा है। तो ये केवल दीदी के लिए नहीं, मतुआ समाज जो बीजेपी को वोट करता है उनके नाम भी लिस्ट से हटे। यानी एसआईआर बंगाल में दोनों मुख्य सियासी दलों के लिए दोधारी तलवार बन गई। और इसीलिए गूंज में बड़ा सवाल ये कि ममता को उनके गढ़ में घेर कर बीजेपी अपने वोटरों का डर क्या खत्म कर पाएगी? क्या शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम वाला कमाल भवानीपुर में दोहरा पाएंगे? और क्या पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वोट काटना दीदी के लिए मुश्किल पैदा करेगा? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक पंकज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीएमसी समर्थक बादल देवनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ मेरी बगल में और बादल देवनाथ जी के बगल में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सीनियर जर्नलिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बादल जी, भवानीपुर, जय भवानी। जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गा। एक बार माँ दुर्गा का प्रणाम मंत्र बोल दूं? हाँ हाँ, नहीं, रुकिए। ठीक है। मेरा नाम बादल देवनाथ है। मैं भोलेनाथ माँ का भक्त हूँ। और काल से नवरात्रि शुरू हो रहा है। माशाल्लाह। और अब कुछ नहीं बोलूंगा मैं। और मैडम, जो भवानीपुर शुवेंदु अधिकारी और मुतवा संप्रदाय के बारे में जो आपने जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन आपने कहा,
मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, शुभेंदु अधिकारी का राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है 2026 में, और खत्म करने का जो कोशिश, पहला कोशिश वो भाजपा ने किया है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जानता था नवंदीग्राम में वो हार रहा है। बादल जी वो 2000 मैडम हाँ पूरा नहीं खत्म कीजिएगा, बस इतना बता रही हूँ कि वो नंदीग्राम भी तो गई थी ना दीदी, यही डायलॉग पूरा करने के लिए कि राजनीतिक यात्रा खत्म हो रही है बाबूजी की। मैडम बीच में मत बोलिए, मैं ध्यान से दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप क्या सवाल करेंगे। मैडम नंदीग्राम में जो हुआ, 4:30 बजे ममता बनर्जी को डिक्लेयर करते हैं 1600 वोटों में उन्होंने ममता बनर्जी ने जीत गया। 1 घंटा लेट सेटिंग, उसके बाद लेट सेटिंग जब आया तो उसके बाद वो लोग बोले 1200 वोटों में शुभेंदु अधिकारी जीत गया। 5 साल से कह रहा है नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा, नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा है, लेकिन वो भी जानता है नंदीग्राम में इस बार मैं हारूंगा, और भवानीपुर में जहां पर जबरदस्ती पार्टी ने जो कैंडिडेट किया वहां पर भी हारेगा। और जो मुतवा संप्रदाय का जो बात आप कर रहे हैं ना, वहां पर 4 बीजेपी एमएलए है और 1 सांसद है, वो मिनिस्टर भी है, शांतनु ठाकुर है। नहीं तो जहां पर बादल जी रुकिए, बादल जी एक सेकंड, बादल जी आपको पता है ना मैं क्या सवाल पूछूंगी, तो बताइए मैं अब अगला सवाल क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे मैडम। और 10 सेकंड मैडम, अरे नहीं 10 सेकंड बोल दीजिएगा, पहले ये बताइए ना, आपको पता है मैं क्या सवाल पूछूंगी, बताइए अगला सवाल क्या पूछूंगी मैं। अगला सवाल और मुतवा संप्रदाय और भाजपा जीतने का जो सारे कोशिश। मैडम 30 सेकंड मैडम, और 30 सेकंड लूंगा मैडम प्लीज। अच्छा। ये जो मुतवा संप्रदाय जो घर जो है, वहां पर चार विधायक है भाजपा का और 1 सांसद है बीजेपी का, और वो सेंट्रल मिनिस्टर भी है, और वहां पर लाखों लोगों का नाम नहीं है मुतवा संप्रदाय। मतलब वोट किसका जाएगा, हमारा जाएगा ना भाजपा का जाएगा। लेकिन और एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो पूरे बंगाल में मुसलमान नहीं रहेगा, लेकिन असम में जो हुआ 14.5 लाख हिंदू और 6 लाख मुसलमान था एनआरसी में। और यहाँ पर भी जो 50 लाख, जो 20 लाख तो फिर ले लिया, और जो 50 लाख जो है जिसका नाम वोटर लिस्ट में डिलीट हुआ, इसमें हिंदू कितना है आप जानते हैं? इसमें 40 लाख हिंदू है और 20 लाख मुसलमान है। तो आप तो हिंदू को हटा रहे हैं, मुसलमान को कहाँ हटा रहे हैं आप? तो आप जो बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहा है, हम लोग तो नहीं करते हिंदू मुसलमान, हम लोग तो सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। लेकिन जो मुसलमान को हटाने के कोशिश में वो आप हिंदू को हटा रहा है बंगाल से, तो वोट किसको मिलेगा? और मैं कह रहा हूं रूबिका मैडम, 2026 मैं तो आपको बोल दिया, 14 तारीख मई महीने का 4 तारीख को मैं आपको दिल्ली में मैं मिठाई खिलाऊंगा, और ममता दीदी 2026 चौथी बार के लिए तो आप है ना बार ये मिठाई का जिक्र मत कीजिए। एक सेकंड बादल जी, रोजा है, खुदा के वास्ते थोड़ा सा रहम कीजिए, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। पहला, दूसरा, ठीक है मैं तो कह रही हूँ ना, आप लेकर आइएगा रसगुल्ला, लेकर आइएगा, वो छैनी खैन जो भी होता है वो सब मैं सब खाऊंगी, मैं सब खाऊंगी। अब सुनिए मेरा सवाल सुनिए, अरे भाई सुनिए, हाँ सुनिए, अब सुनिए मुझे, आप ये बताइए बादल जी, मैंने आपको इतना बोलने दिया, अभी रुक जाइए ना, शांति ना, मिष्टी दोई भी ले लेंगे भैया, आप रुक जाइए ना, अब आगे आने दीजिए मीठे से। अब थोड़ा आपको भी तो मैं कड़वा टेस्ट करवाऊं ना। अब सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि मतुआ समाज को इन लोगों ने गुस्से में डाल दिया है, तो फिर ये ज्ञानेंद्र जी के लिए ये लोग लेकर क्यों आए वो महाभियोग? ये असली मसला है, क्यों लेकर आए जब मतुआ समाज, आप कह रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहे हैं बादल देवनाथ जी, तो ये मतुआ समुदाय के नाम लिस्ट से कैसे गायब हो जाते हैं? तो फिर तो आपने अब तक जो किया है वो बेस झूठा, बेवकूफाना भरा, आप ही खुद कह रहे हैं अपने शब्दों में। मैडम आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया, वो निर्वाचन चुनाव का जो इलेक्शन कमिश्नर का जो नाम लिखे, आप बता दीजिए बंगाल में जो 11 डीआईजी, डीएम, एसपी सब जो ट्रांसफर हो रहा है, मैं आपसे तो जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए। आप क्यों वो प्रस्ताव लेकर आए? Why did you go again? No, answer my question now। मैंने आपको पूरा सुना। आपने कहा मतुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उनके नाम को भी इन्होंने वोटर लिस्ट से गायब कर दिया है, अब ये बर्बाद हो जाएंगे, ममता दीदी को सारा वोट जाएगा।
तो फिर आप बेचारे सीईसी के पीछे क्यों पड़ गए? सीईसी तो फिर इनके लिए भी काम नहीं कर रहे हैं उस लिहाज से। तो मैडम प्लीज मैडम, हाँ, 30 प्लीज सेकेंड उसमें हो जाएगा, उसमें आंसर हो जाएगा आपका, सारे सवाल का आंसर हो जाएगा। सुन लीजिए, बंगाल में भाजपा को भरोसा नहीं है लोगों के ऊपर, जितना वोटर है, वोटर के ऊपर इन लोगों का भरोसा नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आके सारे चेंज करके बिहार से, यूपी से, गुजरात से, वहां से एक बूथ में 3-4 लोग बाहर से यहाँ पर है, और एक बूथ इलाका में एक बाइक यहाँ पर दे रहे, एक लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है। और जो सवाल जो आपका है मुतवा संप्रदाय के बारे में, आप तो मैं बोल दिया, जहां वहां पर घर था, जहां पर उसका भाजपा का एमएलए था नदिया डिस्ट्रिक्ट में, और उस इलाका में जो संसद, 2 संसद था, उस इलाका में मुतवा संप्रदाय का नाम लाखों मुतवा नाम काट गया, तो वोट किसको जाएगा? अरे तो मैं कौन सा हिब्रू में आपसे बात कर रही हूँ? अरे मैं कौन सा हिब्रू में बात कर रही हूँ आपसे? मैं हिंदी में ही तो बात कर रही हूँ, बंगाली मुझे आती नहीं है, वरना बंगाली में भी आपसे ये सवाल पूछ लेती। भाग रहे इधर से उधर मेरे सवाल से। बहुत क्लियर सवाल मैंने पूछा है कि आप सीईसी के पीछे फिर क्यों पड़ गए जब मतुआ समाज के नाम को भी ये लोग काट रहे हैं? तो यानी दोनों के ऊपर छुरी चली है ना हर्षवर्धन जी? बिल्कुल एक्सपोज हो गए ये तो। नहीं, आप किसी की आवाज डाउन नहीं, आप नहीं। हाँ रुबिका जी, मुझे उम्मीद थी कि बादल देवनाथ जी ऐसे पकड़ में आने के बाद थोड़ा तो शर्म लिहाज करेंगे, लेकिन शायद शर्म लिहाज का वक्त खत्म हो गया है। और जरा सोचिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि सबका वोट कट गया। एक तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग भी ये शब्दावली न इस्तेमाल करें कि चुनाव आयोग ने किसी का वोटर का वोट काट दिया है। हो सकता है कुछ में डाउटफुल हो, कुछ में कोई गड़बड़ हो, कुछ को ठीक करना हो, लेकिन जिनके नाम कटे हैं वो आधार है, या तो वो नहीं है, या तो वो डुप्लीकेट हैं, या तो वो बोगस है, या तो इस दुनिया में ही नहीं। और जो डाउटफुल हैं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही। और जब सबके वोट इसी तरह से तय किए जा रहे हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं, तो फिर इस तरह का हल्ला हंगामा क्यों? और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा कि भाई तब ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाभियोग क्यों? वो आदमी तो बंगाल में एक तरह से निष्पक्ष चुनाव करा रहा है, और आपको क्या ये भरोसा नहीं है कि एक एसपी, एक डीजी, एक कमिश्नर, एक डीएम या जो जहां बैठा हुआ है वो हटेगा और दूसरा व्यक्ति आएगा तो आप चुनाव हार जाएंगे? क्या प्रशासन के भरोसे ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं क्या? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और मैं ममता बनर्जी, देखिए, मेरी तो बड़ी पसंद की नेता है। वो जिस तरह से लड़ती हैं और जिस तरह से एक चैलेंज देती हैं, 144 भाजपा ने घोषित किया, उन्होंने 291 घोषित कर दिया, कहा हमारी पूरी तैयारी। लेकिन ममता जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि क्यों आप नंदीग्राम दोबारा जाने का साहस नहीं जुटा पा रही? डर लगता है क्या? एक लाइन की बात। मैं आंसर देना चाहता हूं मैडम। नहीं, आप आंसर देंगे तो बाकी सब मेरे मेहमान क्या करेंगे? अभी रुक जाइए ना। नहीं, पहले 3 लोग, नहीं पहले 3 लोग, उसके बाद एक रसगुल्ला कम कर लीजिएगा आप जब दिल्ली आए। ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, जफर इस्लाम साहब, बंगाल कौन जीत रहा है? नहीं, बंगाल में इस बार बिल्कुल बदलाव होने वाला है। और ये ममता बनर्जी भवानीपुर गई है, पिछले बार नंदीग्राम से हारी थी, इस बार भवानीपुर। वो तो पिछली बार नंदीग्राम गई थी। हाँ, वही कह रहे हैं, पिछली बार जब गई थी उसके बाद बाइपोल्स में जीती है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि वो कभी पॉपुलर लीडर नहीं रही। आप अगर क्या बात कर रहे हैं? अगर विनिंग मार्जिन देखिए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ममता बनर्जी अगर पॉपुलर लीडर नहीं रही तो मुझे नहीं लगता कोई और पॉपुलर लीडर रहा है। 48% वोट पाए हैं मैडम ने। पूरी बात सुन, अरे सुन तो लीजिए एक मिनट मेरी बात। आप जो जनरल, जब असेंबली इलेक्शन हुआ, बाइपोल्स को छोड़ दीजिए ना, जब जनरल इलेक्शन हुआ और जब भी विनिंग मार्जिन देखिए टीएमसी के कैंडिडेट जीतते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा मार्जिन से जीतते, कोई 87,000, कोई 76,000, बट इनको जो है उससे कम वोट्स आए हैं। तो इससे समझ में आता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी टीएमसी के नेता होने के बावजूद भी बाकी टीएमसी के लीडर से कम वोट इनको मिला वहां की जनता के द्वारा। ये मैं आप सबसे बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मां माटी मानुष के नाम पे उन्होंने बहुत धोखा दिया जनता को, अब जनता समझ चुकी है। इसलिए अब ये जो है जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब जनता देख रही है, और भय का जो माहौल है वहां वो भी जनता देख रही है। इसलिए पूरा जो है जनता ने मन बना के रखा है। आपके लिए भी तो कहा, सुनिए जफर इस्लाम साहब, आपके लिए भी तो कहा जा रहा है कि वहां पर सारे बड़े नेता सिर फुटअव्वल कर रहे हैं।
कोई चाहता ही नहीं है कि ये बड़ा चेहरा उभर कर आए बीजेपी का। कौन है आपके बीजेपी का बड़ा चेहरा, कौन है? दीदी वर्सेस हु? देखिए, जितना बेंच स्ट्रेंथ हमारे यहाँ है ना, वहां पर किसी और पार्टी में इतना बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। वो एक आदमी जो है, जो लीडर बन के चल रहा, ममता बनर्जी के बाद क्या कोई नहीं। यहाँ शुभेंदु अधिकारी के बाद, दिलीप घोष के बाद बहुत सारे सिन्हा जी का नाम, इतने सारे नाम है कि आपको राहुल सिन्हा जी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद, दिलीप घोष के बाद, वो दिलीप घोष जी से पूछिए कि वो शुभेंदु अधिकारी के बाद हैं क्या, पूछिए उनसे। नहीं, हम एक बात करें, नहीं, एक बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा बेंच स्ट्रेंथ है। एक नहीं, कई अनेक नाम ले सकता हूँ, लेकिन एक और बात कह रहा हूँ, ममता बनर्जी जहां जहां जाएंगी वहां उनको हराया जाएगा। वहां की जनता को समझ चुका हूं, उनके मन को समझ चुका हूं कि आशीर्वाद वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर खड़ा होगा, शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं उनको वोट मिलेगा, कोई और दिलीप घोष जी लड़ते हैं उनको वोट मिलता है, चाहे कोई भी भारतीय जनता ये आप कहीं और कहते तो फिर भी समझ में आता है। ये पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल है। रूबिका, एक लाइन तो बोलना जरूरी है जी, इसीलिए ममता बनर्जी अगर पॉपुलर लीडर नहीं है तो फिर देश के किसी राज्य में कोई पॉपुलर लीडर नहीं। ये तो मतलब ये तो ममता बनर्जी जैसी ताकतवर नेता, और अगर ऐसे नेता विपक्ष में दूसरे होते तो शायद मोदी जी के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती। ममता बनर्जी ने तो कहीं छोड़ा नहीं है, 2019 से 2024 में नीचे ला दिया। मैं हर्षवर्धन का आज पहली बार मैं हर्षवर्धन जी, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ मैं एक आंकड़े दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने कहा कि उतनी पॉपुलैरिटी नहीं उनकी जिस भवानीपुर से वो जीती है। बाकी कोई टीएमसी का, जफर इस्लाम साहब, ये तरीका, एक सेकेंड, ये तरीका नहीं है। सुनिए आप, जब हर्षवर्धन जी ने ममता बनर्जी की तारीफ की तो आपको हर्षवर्धन जी को कहना था कि आप बिके हुए हैं, आपको हर्षवर्धन जी के ऊपर तमाम तरीके की तोहमत लगानी चाहिए थी। दैट इज हाउ इट गोज। आप तो अलग तरीके से जा रहे हैं। मैं क्या है, नहीं, यही तो विपक्ष करता है। क्यों अनुराग जी? इस तरह के लालचा नहीं लगाता, लेकिन क्यों अनुराग जी? टीएमसी इसलिए करता है, इसलिए करता है। मैं अपनी बात कह लूं, मैं अपनी बात कह लूं, वो इसलिए करता है कि देखिए, एक देश की बेटी को किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जाती है, करती है। अरे कम से कम देश की इतनी चीफ मिनिस्टर हैं, ताकि अगर जाती हैं बोल दोगे तो क्या बुराई हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? किसी बेटी का सम्मान कर देगी बीजेपी के नेता प्रवक्ता महोदय, तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत हो जाएगी। सम्मान करना सीखिए। मैं कहता हूँ बंगाल की हर गली में, सुनो, बंगाल की, अरे मैं बोल लूँ, नहीं, मैंने जफर इस्लाम को सुना, मैं बात कह लूँ अपनी, अब छोड़ी, इस पे नहीं उलझते। मैंने बोला कि बंगाल की हर गली में, हर सड़क पे एक ही नाम आता है, दीदी आछेन, दीदी आछेन। कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, तकलीफ में होता है, दर्द में होता है, कहीं उसको परेशानी होती है तो एक ही बात कहता है, दीदी आछेन। सवाल ये उठता है कि ममता दीदी तो संघर्षशील, मेहनती, कर्मठ, साहसी, निर्भीक, वो धूप में भी, कड़ी धूप में भी फलदार पेड़ उगाती हैं। वही जो पेड़ उगाती हैं उसी के वोटों की छांव में बैठती हैं। ये उनकी ताकत है, जो आपकी समझ में नहीं आएगा। ममता दीदी उस मिट्टी की बनी जहां से सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चट्टोपाध्याय जी जैसे लोग आए हैं, उस मिट्टी से आती हैं वो, और वो मिट्टी उनके अंदर दिखती है, वो ताकत दिखती है, उनका जज्बा दिखता है। जो आप इस तरह की बातें कर रहे थे उनके लिए कम से कम ऐसी बातें करेंगे तो आप बीजेपी को हरवा देंगे बुरी तरह। वैसे भी हार रही है, जो 2-4 सीटें आएंगी वो भी हार जाएंगी। वो हमारी दीदी, हमारी दीदी है, वो देश की दीदी है, इस मिट्टी में जन्म लिया उन्होंने, बंगाल की मिट्टी में, बंगाल की दीदी है। कम से कम दीदी के पहले बोलने से पहले, दीदी को कुछ कहने के पहले आप दीदी के बारे में सोचिए और देश की बहन बेटी के बारे में सोचिए। हर बार राजनीति अच्छी नहीं होती है। अनुराग जी, जफर इस्लाम, दोनों की आवाज डाउन, दोनों की आवाज डाउन। ये जो आपने निबंध पढ़ा है, दीदी आछेन, दीदी आछेन, मुझे रुकिए अनुराग भदौरिया, मुझे याद है बिहार में भी ऐसे ही आपने अपना सीना चौड़ा करके कहा था तेजस्वी बाबू के लिए। तेजस्वी के लिए आपने उस आछेन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, तब कोई बिहारी शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया था जो बिहारी भाषा में करते हैं, और आपने वही चैलेंज दिया था। मुझे बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं कि कृपा करके हरे कुर्ते में बैठे अनुराग भदौरिया जी से पूछे कि बंगाल में उनका क्या काम। वो हालांकि सवाल मुझसे पूछ रहे हैं,
लेकिन आप मेरे फेवरेट प्रवक्ताओं में से हैं, इसीलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। क्या करेंगे बंगाल में आप? दीदी आछेन के आप नारे लगाएंगे? दीदी मैं इसलिए ये करूं, बता रहा हूं ना, दीदी इसलिए आছেন कि দিদি আমি বাংলা বলতে পারি, বাংলা বুঝতে পারি, বাংলা পড়তে পারি, বাংলায় কথা করতে পারি, বাংলাতে আমি ভোট মাংতে পারি, বাংলাকে আমি বুঝি ভালো করে, বাংলা সংস্কৃতি সংস্কার আমি জানি, এই জন্য আমি বলছি দিদি আছেন। এই আপনি বুঝতে পারবেন না, क्योंकि আপনার জন্য বিজেপি আছে, আমার জন্য দিদি আছে, इसलिए उनके लिए कहते हैं दीदी आछेन। ये फर्क है आपके मेरे सोच में। आपके मेरे सोच में क्या फर्क है भाई? वहाँ तो देश की जनता डिसाइड करेगी, बंगाल की जनता डिसाइड करेगी। आप थोड़ी बैठ के वहाँ डिसाइड कर देंगे, इसलिए क्योंकि आपको बंगाली आती है तो आप डिसाइड कर लेंगे। जाएंगे वहाँ पे, अरे हम लोग जाएंगे बंगाली में वोट मांगेंगे, हमने रैलियां पहले भी की भैया गए तो आप बिहार में वहाँ पे पता कौन लोग हैं? यही हरा कुर्ता पहनकर आप बिहार में भी गए थे। अरे मेरी बात फिर क्या हुआ था आपको पता है ना? मेरी बात सुन ही रही हूँ। अरे सुन तो लीजिए, आपको शायद पता नहीं है, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, बांकुड़ा, पुरुलिया, अंडाल, उखड़ा, ये सब इलाके में ये सब लोग हैं वहां पे और बड़ी तादाद में हैं। हाँ। और अगर आप बंगाल में जाओ, अगर आप कलकत्ता की तरफ जाओगे तो हावड़ा हो, दमदम हो, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत नहीं लाखों की संख्या में। तो उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पे हैं तो दीदी को बोलते हैं दीदी आछेन, दीदी को बोलते हैं दीदी आछेन। बंद कीजिए आवाज। अनुराग भदौरिया, यूपी वाले यूपी में रहकर तो आपकी सुन नहीं रहे हैं, और वहां बंगाल में जाकर यूपी बिहार के लोग इनकी सुन लेंगे। आज पहली बार हुआ होगा कि अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को चिन्हित कर रहे हैं। और कमाल की बात ये, जब ये कहते हैं कि माँ माटी मानुष वाली ममता बनर्जी, अरे भाई उन्हीं के सम्मान में 3 बार से बंगाल की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन आप ये मत भूलिए 28% वोट पिछले विधानसभा में अचानक बढ़ गया। कहां से बढ़ा होगा? आरजी कर, संदेश काली, ताजे मून, ये सब लोगों को याद नहीं रहेगा क्या? ये नहीं चल सकता है ना कि आप 2005 में कहें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, 2011 में ममता जी यही सब गायब हो गए। मैं आपके बीच में बोला क्या? आपके बीच में बोला क्या? मेरे बीच में टपर टपर करके कूद पड़ते हैं। ऐसी चापलूसी मत कीजिए कि आप प्रवक्ताओं को नहीं बोलने देंगे। आप बीच में घुसाए ना, फिर आघोषित आप बीच में घुसाए भाई। मैं आपके बीच में बोला क्या? मैं आपको टोका क्या? आप मेरे बीच में आ गए। बोलते हो पत्रकार है, पत्रकार के नाम पे मत बेचिए। पत्रकारिता ऐसी नहीं होती है कि आप नहीं, पत्रकारिता मत कीजिए। हर्षवर्धन जी रुकिए एक सेकंड। अनुराग जी, मैं अपने शो में ये चीज अलाउ नहीं करती हूँ। नोबडी डज एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनल अटैक, बिल्कुल भी नहीं। अनुराग भदौरिया, ये मेरे शो में आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने 3-4 बार उस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं जितनी इज्जत आपकी यहां पर हो रही है उतनी ही इज्जत मैं कमांड और डिमांड करती हूं कि मेरे बाकी सारे मेहमानों की होगी। चूंकि वो आपकी पसंद की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको कुछ भी कहते चलेंगे। समझ रहे हैं आप? तब तो हो गया काम। नहीं अनुराग भदौरिया, आप ये डिसाइड नहीं करेंगे, और स्पेशली तब नहीं जब आपको सिर्फ 2 BHK से बौखला दिया जाए। आप ये चीज नहीं बोलेंगे। वो पत्रकार होगा नहीं, आप तो आपके मानने से थोड़ी पत्रकार होगा। आप तय करते हैं पत्रकार कौन होगा। जो आपके हिसाब से लिखेगा वो पत्रकार होगा। आप डिसाइड नहीं करेंगे। पत्रकारिता का लाइसेंस बांट रहे हैं आप लोग। वरिष्ठ पत्रकार कभी आप लाइसेंस बांट रहे हैं पत्रकारों का। आप बताइए, मैं आपसे पूछना आप डिसाइड करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार कभी किसी के मैं इस मुद्दे पर बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे वक्त लिया है और फिर बोला है। उन्होंने मुझसे वक्त लिया और फिर बोला है, और आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक करने लग गए। मैं इस वक्त को आगे नहीं बढ़ाऊंगी, इस मसले पर इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगी। मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है। आप इज्जत नहीं देंगे तो मैं छीनूंगी सर अपने बाकी मेहमानों के लिए। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, बिल्कुल क्लियर हूं, और आगे नहीं बढ़ूंगी। नहीं बढ़ूंगी सर मैं आगे। पंकज शर्मा जी, कितना डिफिकल्ट इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव, मैं कांग्रेस के लिहाज से आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि ये तो मतलब जिसे कहते हैं ना, 2 लोगों के बीच में लड़ी जा रही सियासी लड़ाई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी। पंकज जी, आपके शो से तो यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल है इस बार चुनाव, क्योंकि आपके शो में स्क्रीन पे ऊपर 2 जुमले लिखे आ रहे हैं जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हाँ, क्या है? पहला तो यह है कि बंगाल की बिसात पर बीजेपी का पहला दांव, हाँ। और आपने ये घोषणा कर दी। दूसरा जुमला, हाँ। दीदी को गढ़ में नहीं मिलेगी वोटों की खाम। आपकी लियाकत कमाल की है।
हर तरह के कुतर्क नहीं करूंगा, लेकिन तर्क वितर्क करके विपक्ष के खिलाफ नए नए अनोखे विमर्श गढ़ने की जैसी रूबिकामयी कला आपके पास है, उसका कोई तोड़ नहीं है। अब आपने इस विमर्श का जाल रचना अभी से शुरू कर दिया कि दीदी को इस बार वोटों की छांव नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी? मैं बताती हूँ कैसे नहीं मिलेगी, मैं बता देती हूँ आपको, मैं बता देती हूँ। पिछली बार जो जीत थी दीदी की SIR में, वो मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं तो लॉजिक से चलती हूँ सर, हवाई बातें नहीं करती हूँ। कौन से वोटरों की छाप हो रही है बताया आपको, अभी मैंने पूरा गणित आपको बता दिया, और आंकड़ों का गणित था ये, वो वाला गणित नहीं था जिसमें मैं अपने पसंद के शब्दों को डालूं। आंकड़ों में पसंद नहीं होती है, आंकड़े आंकड़े होते हैं। और वो गणित क्या बताया सर हमने, जिस जगह पर दीदी चुनाव पिछली बार लड़ी थी, और वो भी उपचुनाव जब उनकी सरकार आ चुकी थी, उनकी पार्टी जीत चुकी थी, उसमें वो जितने मार्जिन से जीती थी उससे ज्यादा वोट कट चुके हैं। सिंपल सी बात है, वो जो एक बैकअप क्वेश्चन मिलता था, उतने नंबर का क्वेश्चन उससे ज्यादा कट चुका है। तो इसमें क्या गलत है? आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, आई स्टैंड बाय द लाइन दैट आई हैव पुट सर। मतलब रूबिका जी, आप ये कह रही हैं कि जो वोट कटे हैं वो ममता बनर्जी के वोट काट दिए गए। बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा वो छाव, वोटों की वो छाव नहीं मिलेगी। मतलब वो वोटों की छाव जो थी, हाँ, वो ममता बनर्जी के वोट थे। अरे भाई, उतने वोट जब नहीं मिलेंगे तो वो वोटों की छाव नहीं होगी ना, ये तो सिंपल सी बात है। वो आप कैसे ये माने? मतलब तो यही हुआ ना कि वो वोटों की छाव ममता बनर्जी के सिर पर थी, और वो वोट काट दिए गए। अरे तो वो मैं थोड़ी कह रही हूँ, वो तो ममता बनर्जी कह रही है ना कि हमारे वोटर काट दिए हैं। मैं थोड़ी कह रही हूँ, रोज कह रही है ममता बनर्जी कि हमारे वोटर काट दिए, हमारे वोटर काट दिए, हमारे वोटर काट दिए। तो हो गए ना वो वोटर की छाव। मैं तो दीदी की बात मान रही हूँ। आप भी तो उसी अवधारणा के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि उनको नहीं मिलेगी इस बार वोटों की छाव। क्या छोड़िए, सारे छल प्रपंचों के बावजूद पिछले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 48% वोट मिले थे, और बीजेपी को मिले थे 30.5%। 10% वोटों का फर्क था। जिस तरह SIR में निर्वाचन आयोग ने 1.25 करोड़ वोट काट दिए हैं, उससे पश्चिम बंगाल के लोगों में कितना गुस्सा है, इसका अंदाज शायद या तो आपको है नहीं, या आप जानबूझकर उसकी अनदेखी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, पंकज जी, मतुआ जो वोटर्स है, अभी मेरे ही शो में सुना ना आपने, वो कौन लेकर, रूबिका लियाकत लाई कि कोई और खातून लेकर आई? जो भी लाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो लग रहा है कि ये 1.25 करोड़ वोट कटने से उसकी जीत के अवसर बढ़ गए हैं, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी को मुझे तो लगता है कि इस बार 77 सीटें जीतने के भी नाले पड़ जाएंगे। और एक बात मत भूलिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 46% वोट मिले। 46, बहुत वोट कम नहीं हुआ। मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार कहूं, जब आप ये कहें कि बीजेपी को इस बार 66 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, पर मेरी लियाकत पर आप सवाल उठा लेते हैं। जब मैं ऊपर लिख देती हूँ, कि वोटों की छाव नहीं मिलेगी, और इसी शो में आपके साथ एक दिन नाराज हो गए थे, बहुत भयानक। मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार कह दूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो 66 सीटें भी नहीं मिलेगी इस बार। रूबिका, इतने नाराज वोटर घूम रहे हैं, लेकिन अगर रूबिका ऊपर लिख दे कि वोटों की छाव इस बार नहीं मिलेगी भवानीपुर में, और भी क्वेश्चन मार्क है, हाँ, तो आपको ये लग रहा है कि मैं जो है अब मेरी लियाकत सवालों के घेरे में आ गई। वाह, आप तो निष्कर्ष पे पहुंच गई। आपने घोषणा कर दी कि नहीं तो मिलेगी। आपने क्या भी किया है? ऐसा लग रहा है, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्वेश्चन मार्क पाने में भी थोड़ी मुश्किल होगी, ये मैंने कहा। हाँ, तो मैंने भी तो सवाल ही पूछा है सर, पत्रकार का सवाल। मैंने नहीं, क्या नहीं मिलेगी वोटों की छाव, मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उसी पर तो डिबेट है। ये देखिए, क्वेश्चन मार्क आपको, आपका सवाल तो दुनिया को दिख जाए, रूबिका लियाकत का सवाल नहीं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी का सवाल दिख जाए, पर रूबिका लियाकत का सवाल ना दिखे, वो निष्कर्ष पर पहुंच रही है। वाह, डबल स्टैंडर्ड सर ये तो। अरे मुझसे भी वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत जी की निष्पक्षता पर कोई संदेह नहीं है, अभी कोई शक नहीं। हाँ, बिल्कुल भी शक नहीं है। मुझे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भी कोई शक नहीं है। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन थोक में अफसरों को अपने जो मौजूदा जिम्मेदारियां हैं उनसे हटाने का काम सिर्फ पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग कर रहा है। प्रशासन और पुलिस के तमाम शीर्ष अधिकारियों को इस तरह हटा देने से क्या संदेश गया? एक खास प्रदेश की समूची अफसरशाही को इस तरह संदेह के घेरे में खड़ा कर देना
एक अस्वस्थ परंपरा का बीजारोपण नहीं है। पश्चिम बंगाल के इन अधिकारियों की निष्पक्षता पर, उनकी नेक नियति पर, लोकतंत्र के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उस उंगली उठाने का ये जो पाप हमारे निर्वाचन आयोग ने किया है इस बार, उसको कौन सा गंगा जल धो पाएगा? ये मेरी चिंता का विषय है। अच्छा, अब चिंता के विषय को थोड़ा मैं आगे ले जाती हूँ। पहले हर्षवर्धन जी और जफर इस्लाम साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जफर इस्लाम साहब, चिंता के विषय को आप जरा उठाइए। देखिए, मैं तो ये नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, चिंता का विषय ये होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे। और अगर कोई ऐसा अधिकारी हो जो कार्यकर्ता के तौर पे काम करता हो किसी पार्टी के लिए, तो उसका रहना इलेक्शन के समय बिल्कुल सही नहीं है। पंकज जी, ये आपको भी समझना चाहिए एक पत्रकार की हैसियत से कि इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे आर जस्ट डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैन टेक प्लेस। दूसरी चीज मैं कह रहा था, बार बार चर्चा में आ रही है छाव, वोटों की छाव। मैं आपको एक आंकड़े दे रहा हूं कि जरा देख लीजिए भवानीपुर के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में। उनके पार्टी के एआईटीएमसी की बख्शी जी लड़े थे, तो अब उनको 87,000 वोट मिले। तो ममता बनर्जी 5 साल बाद लड़ी तो उनको 65, और फिर से 2021 में वहां पर जो क्या शोभान देव जी जो लड़े, उनको 73,000 वोट मिले। तो आप खुद बोल लीजिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40% लोग नॉन बंगालीज हैं, 40%, याद रखिएगा। तो इस बार के नतीजे ममता बनर्जी की आंखें खोल देगी कि जिस तरह से उन्होंने देश में जो बंगाल में एक इमेज बनाया था कि लड़ने वाली इमेज के जनता के लिए, और फिर जब माल पकाने का और जो लोगों का, और सिर्फ जो है वहां पर करप्शन किया। हर्षवर्धन जी और उसके बाद अनुराग भदौरिया। बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता हूं जब पंकज जी जैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि ये अधिकारियों को हटा दिया तो पाप कर दिया। अरे भाई, चुनाव आयोग को यही करना है कि अगर किसी तरह का राजनीतिक पाप कोई प्रशासन और सरकार, कैडर, पार्टी ये सब मिले हुए हैं तो उसको दूर करना है। और ये तो आप भी जानते हैं कि हर पार्टी लिख के देती है, बाकायदा एप्लीकेशन जाता है। ये मतलब लीगली लोग, पॉलिटिकली लीगली सब करते हैं, और चुनाव आयोग उसको देखता है। उसको जहां जहां लगता है, बाकायदा उस रिलीज में भी बताया गया है कि इन अधिकारियों की निष्पक्षता पर संदेह उसको हटाया जाता है। और आपने कह दिया सिर्फ बंगाल में किया, चलिए दूसरे राज्यों का छोड़िए, असम में किया गया। असम में इतने अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ, आप फैक्ट भी नहीं बताते हैं। मतलब आप नेशनल टेलीविजन बोले, आपकी वही बात लोग काटेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में हटाया। इस पैमाने पर नहीं हुआ। पैमाना कौन तय करेगा? पंकज शर्मा या हर्षवर्धन? पैमाना तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके दोनों जो इलेक्शन कमिश्नर है। पैमाना हम आप थोड़ी ना तय करेंगे। पैमाना कैसे तय हो सकता है? ये तो बड़ा विचित्र हो जाए कि हम आज कहेंगे नहीं आज यहां इतने लोगों को ऐसे नाप के पैरामीटर में उनको हटाना, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब पश्चिम बंगाल में करीब करीब पूरी ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जिसकी निष्पक्षता पर शक है निर्वाचन आयोग। सर, किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर कमिश्नर के लिए धरने पर नहीं बैठी, किसी राज्य में ईडी अधिकारियों पर इस तरह से उनके पीछे लोग नहीं पड़ गए, किसी राज्य में नहीं हुआ। या किसी राज्य में हुआ हो तो उसका उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए कि किसी कमिश्नर के लिए जो चीफ मिनिस्टर वो धरने पर बैठ जाए। कमिश्नर के लिए धरने पर बैठ गई तो उसका बदला निकाला जाएगा। फिर आप कह रहे हैं बदला कहां? आपसे जब सीधे सीधे सवाल का उत्तर नहीं सूझता तो आप कुतर्क की ओर जाते हैं। मैं कह रहा हूं एक बताइए, आप तो बहुत पहले से रहे हैं ना, आप तो बहुत पहले से ध्यान में होगा। एक मुख्यमंत्री बताइए जो ऐसे जाता हो, एक मुख्यमंत्री बताइए। दाएं बाएं की बात नहीं, चूंकि आपने तथ्य की बात की, तथ्य पे बात कीजिए, वरना इस तरह से बोलेंगे आप, आपकी क्लिप कटेगी और झूठ अफवाह फैलाया जाएगा। तो हम आप तो ये नहीं करेंगे ना, या करना है ये झूठ अफवाह वाला? झूठ अफवाह क्या है इसमें? ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में जिस पैमाने पर अधिकारियों को हटाया गया है, पुलिस के भी और प्रशासन के भी, क्या वो अद्भुत नहीं है? अरे वैसे नहीं, सिर्फ एक राज्य में ब्यूरोक्रेसी की निष्ठा पर इस तरह का संदेह क्यों है निर्वाचन आयोग को? और वो सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी वही रहे, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्या दूसरे जो ब्यूरोक्रेसी में लोग, वहां किसी नेता को बिठाया गया क्या? या भारतीय जनता पार्टी कोई सदस्य वहां एसपी या डीएम बन के बैठेगा? कौन बैठेगा? कोई न कोई आईपीएस, कोई न कोई आईएएस वही बैठेगा ना। तो आपको उनकी निष्ठा पर क्यों संदेह है? नहीं, मतलब निर्वाचन आयोग का ये कहना है कि अभी जो अधिकारी थे वो पूरी तरह सरकार के साथ मिलीभगत करके काम कर रहे थे। शिकायत मिली उनको, उन्होंने उसको वेट किया होगा, उसमें कौन सी ऐसी मुश्किल? शिकायत? अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है तो ये तो बेसिक है ना, तो प्राइमरी है। अरे भाई, किसने उन अधिकारियों की शिकायत की? कहां से वो शिकायतें आई? इस आधार पे इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया।
पंकज जी कोई आप भी आधार है जानते हैं इसका? किस आधार पर पंकज जी निष्कर्ष प्लीज, पहुंचा ये जाता है? नहीं, ये कुतर्क हो जाएगा। असम में लगभग 10 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर असम में किया ही गया है। केरल में 7 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ऑलमोस्ट 19 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। और ये ट्रांसफर इसी आधार पर होते, एक ही पैमाना है कि किसी तरह से निष्पक्ष चुनाव जो प्रायोरिटी है वो बनी रहे। अगर कहीं आपको लग रहा है कि पक्षपात हो रहा है तो फौरन उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, सीधी सी बात। और ये पहली मर्तबा हो नहीं रहा है। अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं। आधार बता दिया ना सर, अब और कितना आधार बताएं? देखिए रूबिका जी सुन लीजिए। देखिए रूबिका जी, पहली बात तो देश की एक पहली इस समय एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी सबकी होती है कि देश की बेटी का सम्मान करें, उनको मुख्यमंत्री दोबारा बनवाएं। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की है तो महिला मुख्यमंत्री नहीं। सॉरी, मेरी बात सुनिए। अरे पूरी बात ही नहीं होने दे रहे। मैं कह रहा सबसे वरिष्ठ तीसरी बात भवानीपुर से मां भवानी के रूप में वो चुनाव लड़ रही हैं। तो आपने कहा वोट के छांव में वादे के पेड़ तो उगते हैं, लेकिन ममता दी जैसे धूप जब आती है तो वो पतझड़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप वादों की छांव में बीजेपी वादों के पेड़ तो उगा लेगी, लेकिन वादों के पेड़ के पतझड़ जब वो ममता नाम की धूप आती है तो वो झड़ जाते हैं। तो बीजेपी कितना भी जोर लगा, रुक जाओ, समझ नहीं सुन सकती। कितने नहीं सुन सकती। ना रुको मत, रुकिए मत। ये बहुत ही सस्ता दीदी आछेन नहीं हो सकता। मैं इसके बोलते आगे थे मेरे कान में से खून निकलने लगा। आप नहीं सुन सकती। ये कविता थी क्या? जो भी था ये नहीं सुन सकती इसके आगे में। फिर ट्राई करेंगे हम अच्छे से लेना। बादल देवनाथ आप कुछ सुनाइए भाई। नहीं सुनेंगे वो। क्या पतझड़ पहले बोला कि पेड़ है, धूप में वही पेड़ है जो फल देता है ममता बनर्जी के लिए आपने बोला। फिर अभी शो खत्म होते होते ममता बनर्जी वो धूप है जिसके आगे ये वादों का पेड़ नहीं फल पाएगा। ममता नाम की धूप मैं दोनों ये सस्ती वाली शायरी आपको भेज दूंगी। अनुराग जी, मैं दोनों सस्ती वाली शायरी आपको भेजूंगी। एक में जिसमें वो धूप में फल वाला पेड़ बन जाती है ममता जी, और शो खत्म होते होते वो धूप बन गई है जहां पर पेड़ वादों वाला बीजेपी का नहीं फल पाएगा। नहीं, लेकिन वो कुछ भी कहे मुझे बड़ा नहीं फल पाएगा। एक विषय पे सबसे ज्यादा बोल रहा है और चाहे जो पूछे वही बोलते। तो आज निबंध उनका तैयार है, तो उन पे नाराज मत हो, वैसे ही। मैडम मैं कुछ बोलूं मैडम? हाँ जल्दी बोलिए, 20 सेकंड। बादल देवनाथ जी 20 सेकंड। मैडम हाँ भवानीपुर में इलेक्शन हो गया, हाँ, और दूसरा बात है वो जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं 47,000 जो काट गया, हाँ। वो अरे पहले तो आप समझ लीजिए वो बीतो वोटर था, ट्रांसफर वोटर था, बाहर से जो राज्य का लोग था। बंगाल में पोलिंग एजेंट हर बूथ में बीजेपी भाजपा का, लेफ्ट का, कांग्रेस का, तृणमूल का लोग पोलिंग में रहता। एसआईआर जो हुआ है वो सही हुआ है ना। आप ही अपने महाअभियोग को झूठा साबित कर रहे हैं। वेरी बैड। नहीं, इतनी आप तैयारी नहीं करके आते, आनंद नहीं आता फिर डिबेट में। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो और बहस होगी। इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज़ 8।